Jai Hind all of you. In this video, we will study about advanced option of data frame. So let us see the topics. Today we will be studying about Boolean indexing. आपको याद होगा कि हमने जब डेटा फ्रेम से कोई डेटा एक्सेस किया है तो उसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं. आप इंडेक्स के थ्रू, स्लाइसिंग के थ्रू या एलओसी या आईएलओसी मेथड की हेल्प से डेटा को आप सेलेक्ट करते हैं. ठीक इसी तरह से आप कुछ कंडीशंस पास करते हैं तो जो डेटा उस कंडीशन को फुलफिल करेगा ओनली दैट विल बी डिस्प्लेड. देन इसके बाद में विल स्टडी अबाउट हाउ टू ड्रॉप रिकॉर्ड्स हैविंग एनएएन और मिसिंग डेटा. ठीक इसी तरह से विल हैव अ रीलुक एट एडिंग रोज. आप किस तरह से बहुत ही कन्वीनियंट वे में रोज को ऐड कर सकते हैं. देन विल मूव स्टडी अबाउट क्वांटाइल्स and quartiles. Sometimes create confusion among the students. Then grouping of your entire data set based on some column and some common values. Then pivoting, rearrange करना अपने data set को. And then two important topics from project point of view: CSV comma separated values का डेटा किस तरह से आप पांडा में इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से पांडा के डेटा से आप CSV फाइल क्रिएट कर सकते हैं. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, MySQL और डाटा पांडास में डेटा किस तरह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद आर Boolean indexing. So let's have a look what is meant by Boolean indexing. So you can see here, in this example you can see here we have shown a series, and in this now we want to select all those values which are positive. So for this you can pass this condition as it is shown here. आपने यहाँ ये condition pass करी है. S is the name of the series and here in index you have passed this condition. तो इसी को हम Boolean indexing कहते हैं. यानी आप उस डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं which fulfills this condition. And you can see the result. We'll just scroll down. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नेगेटिव डेटा है that has negative and zero which is following this condition. इसी तरह से you can make use of other Boolean operators like you can see here. अगर आपको और यूज करना है और ऑपरेटर तो उसके लिए आप ये पाइप्स वाला सिंबल यूज करेंगे. एंड के लिए आप एम्परसेंड यूज करेंगे एंड नॉट के लिए आप ये साइन यूज करेंगे. तो इस तरह से आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं एंड द रिजल्ट्स विल बी डिस्प्लेड. लाइक check in this second example. Here we have passed two conditions with OR operator, that is S should be smaller than -1 or the other condition it should be greater than 0.5. So you can see either it is smaller than these two values or smaller than -1 and rest 3 are greater than 0.5. So this is about Boolean indexing. So let's get back and see Boolean indexing we have done. We can execute it as well. Next is dropping NaNs. Not in number को अगर आपको drop करना है तो कैसे करेंगे. So we can see here for this. Let's get to our interpreter. हम आते हैं. Okay, so we can see here in this example we have a data frame and here you can see we have applied drop NA. तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं like that of James and Laura, and there you can see in scores column they have no score, that is NaN. So you can see when we have applied drop NA method
तो ड्रॉप एनी मेथड उन रिकॉर्ड्स को हाइड कर देता है। तो आप देख सकते हैं इस अपर वाले जो आपका डेटा सेट यहाँ हमने प्रिंट करा है, इसमें ये मिसिंग है। बट इस कमांड को देने के बाद में जब दोबारा हमने उस डेटा फ्रेम को रन करा, सो चेंजेस वर नॉट मेड। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज इन प्लेस। यहाँ इन प्लेस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। तो इन प्लेस जब भी फॉल्स होता है, इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, और जब आप ट्रू करते हैं तो ये नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, नन रिटर्न करता है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। सो सिंपली प्रेस एंटर, इट विल रन। और अब आप अपने डीएफ को देखें तो चेंजेस हैव बीन मेड सक्सेसफुली। सो आई होप ड्रॉप एनए आपको क्लियर है। इट्स अ वेरी sorry easy topic, and you can have a look at its syntax here. आप देख सकते हैं why do we use drop NA? So it is used to remove missing values. डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम drop NA, और यहाँ पर ये कुछ आपके एट्रीब्यूट्स हैं like self, access is equal to 0, how, thresh, subset। इसमें some options are mandatory while others are optional। तो हम जो important वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो you can see here required में access आपको देना होता है कि आप जो ड्रॉप एनए कर रहे हैं, आप अगर एक्सेस स्पेसिफाई करना चाहते हैं किस एक्सेस में आपको रिमूव करना है, इंडेक्सेस रिमूव करने हैं, कॉलम रिमूव करने हैं। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, एक्सेस अगर आपको इंडेक्स अगर आपको रिमूव करना है तो इसके लिए एक्सेस इक्वल टू 0 या फिर इंडेक्स लेबल आप यूज करेंगे। और अगर आपको कॉलम्स हाइड करने हैं तो उसके लिए एक्सेस इक्वल टू 1 या एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स आप यूज करेंगे। इन प्लेस ये लास्ट में आपको दिया हुआ है कि इन प्लेस अगर ट्रू होता है तो ये ऑपरेशन करता है और नन रिटर्न करता है। जो भी चेंजेस होते हैं वो उसी करंट आपके ऑब्जेक्ट में हो जाते हैं। सो इट्स अबाउट दिस टॉपिक। अब हम मूव करते हैं स्ट्रेट अवे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज हाउ टू ऐड रोज। ऑलरेडी आप और हम इसे कर चुके हैं। वी हैव learned how to do that with the help of append function। अब इस अगर हमें कोई रो या इवन कॉलम भी ऐड करना है तो we can do that with the help of LOC और ILOC मेथड। कैसे करते हैं, let's have a look। तो you can see here कि यहाँ एक डेटा फ्रेम है और उसमें using this you can see what we are doing, we are creating a new record, और इसका इंडेक्स भी आपने यहाँ दे रखा है k। तो अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यू कैन सी कि ये ऑलरेडी आपका एक डेटा टाइप है, एक सॉरी डाटा फ्रेम है। सो व्हाट वी हैव डन यूजिंग दिस, वी हैव इंसर्टेड वन मोर रो विद द लेबल k, और आपने जब इसको रन करा तो यू कैन सी हियर इट हैज एडेड दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड। सो आई होप दिस इज कंपैरेटिवली क्वाइट ईजियर। इसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से कोई भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर इन केस अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है रो या रिकॉर्ड तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप ILOC से भी आप कर सकते हैं। आपको पता है ILOC में हम लेबल्स ना देकर इंटीजर पोजिशनिंग देते हैं, तो इस तरह से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ILOC में हमने सेकंड डाला, इट मीन्स थर्ड पोजीशन। तो आप देखिए थर्ड पोजीशन पे स्मृति 26 बैंगलोर इंडिया ये ऐड हो गया है। सो आई होप नाउ एडिंग रिकॉर्ड इज कंपैरेटिवली ईजियर। अगर आप अपेंड भी देखना चाहें तो वी कैन स्क्रॉल अप, और यूजिंग डिक्शनरी भी आप अपेंड कर सकते हैं डेटा। विल शो यू जस्ट नाउ, या हियर इज इट। तो ये आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को, एड अ रो इन अ डेटा फ्रेम यूजिंग डेटा फ्रेम डॉट अपेंड। और अपेंड में इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा एक डाटा फ्रेम ही पास करें, आप डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ हमने इस एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करा है और उसमें सिर्फ हमने 2 कॉलम्स की वैल्यूज दी हैं, नेम साहिल एंड एज 22। हियर द थिंग विच यू शुड take care is of
इग्नोर इंडेक्स, आप इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू आपने ट्रू करा तो ये ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से इंडेक्स दे देता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने साहिल और एज वाला रिकॉर्ड यहाँ ये 6th इंडेक्स पर ऐड हो गया, और सिटी और कंट्री में हमने क्योंकि कोई भी डेटा नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद NaN। तो आई होप एडिंग इज एडिंग अ रिकॉर्ड इज वेरी इजी। आप चाहे तो उसको LOC ILOC मेथड यूज करें या फिर आप अपेंड में डिक्शनरी फॉर्म में भी डेटा पास कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ इग्नोर इंडेक्स की वैल्यू ट्रू डाल देंगे तो आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब थोड़ा सा विल हैव अ लुक एट आवर सिलेबस, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना पोर्शन हमारा हो गया है एंड व्हाट ऑल इज लेफ्ट। तो ये जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है दिस वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, और जो रिमेनिंग है वी विल ट्राई टू कवर देम अप टुडे। सो वी कैन सी हियर कि आज हमने क्या क्या करा है। आज आप देख सकते हैं हमने बूलियन इंडेक्सिंग कर लिया। बूलियन इंडेक्सिंग के बाद में ऐड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जितने टॉपिक्स रह गए हैं, फॉर एग्जांपल CSV फाइल्स वी विल बी डिस्कसिंग। चलिए, अब टाइम ड्रॉपिंग भी हम कर चुके हैं आज, हाउ टू ड्रॉप मिसिंग वैल्यू और मिसिंग डेटा NaNs। नाउ स्ट्रेट अवे वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स। तो ये क्या होते हैं ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स मूव एंड सी व्हाट आर दे। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक एट इट। Quantiles, what do you understand by this word quantile? Quantile as it is given, quantile means quantity। तो जब आप अपने जो भी डेटा सेट में गिवन वैल्यूज हैं उनको इक्वल साइज या सब ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम क्वांटाइल कहते हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सॉरी लाइन विच सेज ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनटू इक्वल एरियाज ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी। यानी अगर आपके पास कोई डेटा सेट है और आप ये देखना चाहते हैं कि इस डेटा सेट में कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो किसी पर्टिकुलर परसेंट से नीचे लाई करती हैं, देन वी विल मेक यूज ऑफ क्वांटाइल। नाउ व्हाट आर क्वार्टाइल्स? आपके सिलेबस में क्वार्टाइल्स हैं, तो क्वार्टाइल्स क्या हैं? क्वार्टाइल्स वो इक्वल ग्रुप होता है जब आप अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स क्या होंगे भाई? देखिए, कंप्लीट मीन्स 100%, तो इसको परसेंटेज वाइज समझें तो द फर्स्ट क्वार्टाइल वुड बी 0.25, देन 0.5, देन 0.75 और लास्ट कंप्लीट दैट इज 100% 1। तो इस तरह से ये टॉपिक है आपका क्वांटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटाइल स्टैटिक इज अ पार्ट ऑफ डाटा सेट, किस तरह से इसको यूज करना होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे जो हम वैल्यूज पास करते हैं दैट वी पास इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक हियर यू कैन सी 0.30 क्वांटाइल, इट मींस दैट 30% ऑफ ऑब्जर्वेशन इज बिलो अ गिवन लाइन। यानी अगर हम 30% कह रहे हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.3 क्वांटाइल, मींस 30% डेटा या उससे कम कहाँ लाई करता है। इन दिस एग्जांपल हैव अ लुक, वी हैव गिवन सर्टेन वैल्यूज और हमने क्वांटाइल 0.5 फाइंड करा। तो ये 0.5 यहाँ आप देख सकते हैं ये आया है 55 और ए के लिए आया है 2.5। तो इट मीन्स जो इसका मीडियन है, जो इसकी मिडल वैल्यू दैट लाइज एट 2.5 ऑफ दिस कॉलम ए, और इसी तरह से ये कॉलम जो बी है इसका जो आपका मीडियन है या मिडिल वैल्यू दैट इज 55। ये काफी इजी भी आप देख सकते हैं, 10 और 100 के ये बीच में लाई करेगा एंड दैट इज 55। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइल। यूज कैसे करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, हियर वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन क्वांटाइल। ध्यान रखना, निकालना आपको
यानी 4 इक्वल पार्ट्स, और मेथड का नाम या फंक्शन का नाम क्वांटाइल है, और यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज पास करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक वैल्यू पास कर रही है, तो उसको सिंपली ऐसे ही पास कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग वैल्यूज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू वांट कि 25% पे कितना लाई करता है, देन 50% एंड 75%, तो इसको आप लिस्ट फॉर्म में भी पास कर सकते हैं। वी विल अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। तो लेट्स मूव टू आवर पाइथन। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस क्वांटाइल। तो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ हम अपने स्कोर को डिस्कस करते हैं। df.score डिस्प्ले करना है, तो ये इसने डिस्प्ले कर दिया आपका। अब यहाँ पर हमें लेट्स से ये देखना है कि इसकी जो मिडिल वैल्यू कहाँ लाई करती है। तो यू नो इट्स क्वाइट इजी, df.quantile, और आपको जो वैल्यूज देनी है दैट इज टू बी गिवन इन फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सो लेट्स सी, और यहाँ आप स्कोर कॉलम का भी नाम मेंशन कर दें कि हमें सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। सो द मिडिल वैल्यूज लाइज एट 13.5। तो ये तो आपका जो मीडियन है वो आ गया, बट अगर यहाँ पर आपको वो चारों के चारों क्वार्टाइल्स डिस्प्ले करने हैं, देन व्हाट टू डू, सिंपली आप इसी फंक्शन में q इज इक्वल टू लिस्ट फॉर्म में इसको पास कर दें 0.25, 0.5, 0.75 एंड हिट एंटर। तो ये देखिए जो पहला क्वार्टाइल है दैट इज 9, यानी 9 और उससे बिलो, ये 1/4 पार्ट में, हाफ पार्ट जो है वो है आपका 13.5 तक, और जो 75% तक लाई कर दें दैट इज 17.125। So I hope quantiles and quartiles are clear to you. You can use them, और ये काफी important भी है from exam point of view. Okay, so after completing quantiles and quartiles, let's see what's next. अगला क्या है हमारा, तो अगला टॉपिक है हमारा ग्रुप बाय। So let us see what is meant by group by, क्या होता है ये ग्रुप बाय। So in grouping, what is done generally, okay, so you can see here it says group by function arrange data into group based on some criteria and store rearrange data in a new group by object। तो जनरली जो हमारा डेटा सेट है, अगर इस डेटा सेट में हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की किसी वैल्यूज के आधार पर ग्रुपिंग करते हैं, सो उसके लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन ग्रुप बाय। और ध्यान देने वाली बात है, ये ग्रुप बाय मेथड जो है ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टडी देम। तो दिस इज हाउ इन्होंने एग्जाम्पल डिस्कस किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक डेटा सेट यूज करा जिसमें कुछ वैल्यूज हैं लाइक टीम्स, देन देयर रैंक्स, ईयर, पॉइंट्स, और यहाँ पे हमने ग्रुपिंग करी है। तो यू हैव टू जस्ट टेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। देखिए यहाँ से हमें समझना है ग्रुप बाय टीम। सो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने जो ग्रुपिंग करी है दैट इज डन, और वहां जो हमने वैल्यूज ली है वो ली है टीम से। तो आप टीम की अलग अलग वैल्यूज देख सकते हैं लाइक राइडर्स, ये एक ग्रुप बन गया, देन डेविल्स, किंग्स दूसरा ग्रुप बन गया, तो एंड रॉय। सो इट कंटेन्स 4 ग्रुप। सो व्हाट वी हैव डन हियर, यू कैन सी हियर, हमने ग्रुप बाय
और यहाँ पे हमने उस कॉलम का नाम पास करा जिसकी वैल्यूज के बेस पर ये ग्रुपिंग होगी। और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने जो यूज करा है दैट इज GDF, ये एक ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है। सो यूजिंग दिस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट व्हाट वी हैव डन, अब हमें इसके ग्रुप्स दिखाने, कितने ग्रुप्स बने हैं। तो यू कैन सी हियर देयर इज वन एट्रीब्यूट नेम्ड एज ग्रुप्स। तो इसकी हेल्प से कितने ग्रुप्स बने हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको वो ग्रुपिंग जो ऑब्जेक्ट है, लाइक इन दिस केस GDF, इसके साथ एट्रीब्यूट यूज करना है ग्रुप्स। तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं ये वैल्यूज लाइक टीम, डेविल किंग्स और ये 2 3 4 इस तरह से। सो दिस इज हाउ वी कैन डू ग्रुपिंग। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए आपको हर ग्रुप का काउंट पता करना है कि हर ग्रुप में कितने मेंबर्स एंड ऑल दैट, तो दैट इज easily possible with the help of count function। आप ये functions पढ़ ही चुके हैं, aggregate functions। तो count हो गया, max हो गया, min हो गया, इन सबको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ size, ये आपका साइज बता देता है कि कितना साइज है। क्लियर, यू कैन सी अगेन हियर इन दिस डिस्प्ले, यहाँ पे ये साइज सबके डिस्प्ले कर रखे हैं। ओके, एग्रीगेट फंक्शंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस आपको पता है, इट प्रोड्यूसेस वन समरी रिजल्ट पर ग्रुप। जैसे काउंट फंक्शन में ये काउंट करके यहाँ ऊपर दिखा रहा है, ठीक इसी तरह से। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर ग्रुपिंग। लेट्स हैव अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। इसको जरा एक दो प्रोग्राम्स इस पे करके देख लेते हैं। लेट्स कम हियर, देखते हैं क्या हम ये ग्रुपिंग अपने इस करंट एग्जाम्पल में अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, यू कैन सी हियर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव नंबर ऑफ अटेम्प्ट एज 1। देन सो लेट्स डू इट एंड चेक इट आउट। तो चलिए, तो जब भी आपको ग्रुपिंग करनी है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ व्हाट, वी हैव टू मेक यूज ऑफ ग्रुप बाय मेथड या फंक्शन। तो सबसे पहले नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हैं, लेट्स से हम भी GDF यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे डाटा फ्रेम का नाम डॉट ग्रुप बाय, और जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं लेट्स से हम क्वालिफाई पे करके देख रहे हैं कितने बच्चे क्वालिफाई हुए और कितने नहीं हुए। सो यहाँ हमारे जो कॉलम का नेम है दैट इज क्वालिफाई। ओके, so in this we will be creating a group। hit enter, ग्रुप बन गया। अब हमें देखना है कितने ग्रुप्स बने हैं, क्या वैल्यूज हैं। तो you know GDF ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बने हैं दैट वुड बी डिस्प्लेड। तो यू कैन सी हियर ये इतने ग्रुप्स बने हैं आपके 9 में ये वैल्यूज दीमा, एमिली, कैल्विन और यस। तो ये 2 ग्रुप्स बने हैं। अब सपोज कीजिए हमें काउंट करके पता करना है, तो काफ़ी आसान है ये। आप यहाँ पे जो भी फंक्शन आपको रन करना है उसको आप पास कर दीजिए। ओ सॉरी, यहाँ हमने गलती कर दी। GDF dot count, it will count and display as CC, you can see here। तो इस तरह से ये आपको काउंट करके डिस्प्ले कर देगा। क्लियर, अगर आप इसमें चाहते हैं कि भाई ये इतने सारे कॉलम्स ना आए तो फिर इसको आप फर्दर रिफाइन कर सकते हैं, लाइक GDF हमें सिर्फ नेम्स दिखाएं, एक ही कॉलम में देखना है तो नेम डॉट काउंट। तो इसने सीधे आपको दिखा दिया कि 3 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और 5 लोगों का हो गया। तो आई होप यू कैन इजीली डू ग्रुपिंग, आप आसानी से ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्या करना है ग्रुपिंग करने के लिए, यू हैव टू मेक यूज ऑफ ग्रुप बाय, उसमें कॉलम का नाम पास कर देना है एंड देन आप कोई भी फंक्शन लगा के काउंट, मैक्स, मिन, यू कैन डू other statistical work। Okay, so this is about group by।
Let's move ahead and let's see what's the next topic. तो हमारा अगला टॉपिक है pivoting. So let's see what is meant by this pivoting and what is its use. Pivot का use क्या होता है ये देखते हैं. So generally in pivoting what is done, we rearrange our data. यानी जो भी हमारा डाटा सेट है उसको हम रीअरेंज कर लेते हैं और हम जिस पर्सपेक्टिव में उसको दिखाना चाहते हैं उसमें हम उसको शो करते हैं. सो लेट्स सी pivots. Okay. So here you can see here pivot reshapes data and uses unique values from index or column to form axis of the resulting data frame. तो pivot method जनरली यूज किया जाता है आपका जो डेटा सेट दिया हुआ है उसको रीशेप करना और आप उसमें इंडेक्स बनाना. इंडेक्स बनाने के लिए यूनिक वैल्यूज का होना जरूरी. डुप्लीकेट वैल्यूज अगर है तो वो नहीं बनेगा, उसके लिए हमें पाइवट टेबल मेथड यूज करना पड़ेगा. अब इंडेक्स यहाँ इसने फर्दर डिफाइन करा कॉलम है जिसकी हेल्प से आप नया फ्रेम इंडेक्स बनाते हैं एंड ऑल दैट. सो अब सीधे सीधे एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. सो यू कैन सी हियर किसी भी डेटा फ्रेम को अगर आपको रिशेप करना है तो वी हैव हियर टू मेथड्स, पाइवट एंड पाइवट टेबल. तो इसमें आप क्या क्या लेता है, ये तीन आर्ग्यूमेंट्स लेता है. इंडेक्स, अब जैसे हमारा ये एग्जाम्पल था तो इसमें आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी इंडेक्स बना सकते हैं. कॉलम्स किन्हें बनाना है और वैल्यूज में क्या दिखाना है, तो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं यहाँ. इंडेक्स, कॉलम एंड वैल्यूज. सो यू कैन सी हियर बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल एंट्रीज हो गई सेम इंडेक्स के लिए, मान लीजिए किसी कॉलम को आपने इंडेक्स बनाया है और अगर उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो गई इट विल लीड टू एरर. तो उस चीज के लिए अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो आप पाइवट ना यूज करके पाइवट टेबल यूज करेंगे. तो देखिए ये आ गया नीचे आपका पाइवट टेबल. पाइवट टेबल भी पाइवट की तरह वर्क करता है, बस वो क्या करता है डुप्लीकेट एंट्रीज को भी शो कर देता है. और डुप्लीकेट एंट्रीज शो करने के लिए वो एग्रीगेट फंक्शन रन करता है और जनरली इसमें रन करता है मीन वैल्यू शो कर देता है. अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो वो उनकी मीन वैल्यूज शो करता है. अदरवाइज वो आपसे पूछता है उसमें क्या कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक पाइवट टेबल बनाया है. यहाँ पे इंडेक्स में आइटम दिया है, कॉलम में कंपनीज. अच्छा डेटा देखिए, पहले आप इस डेटा को देखिए यहाँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. यस, सो ये हमारा एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है विच शोज अस दीज 4 कॉलम्स आइटम, कंपनी, रुपीज एंड यूएसडी. तो इसको हमने नीचे आप देख सकते हैं हमने इस पूरे डेटा सेट को रीअरेंज करा है. किस तरह से रीअरेंज करा है आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ जी यहाँ हमने जो ये आइटम्स हैं, जैसे आप आइटम अगर देखें तो 2 ही आइटम हैं, एक है टीवी दूसरा है एसी. तो आइटम को हमने इंडेक्स बना दिया है और जो ये कंपनी के नेम हैं इनको हमने यहाँ पर एलजी, सोनी, वीडियोकॉन, इनको हमने कॉलम्स बना दिया है और जो इनकी वैल्यूज हैं उन रुपीज में उनको हमने वैल्यूज बना दिया है. सो यू कैन सी हियर. तो हाउ टू डू दैट, कैसे करना है आपको, यू कैन सी हियर. यहाँ बस हमने एक ऑर्डर डिक्शनरी पास करी. ऑर्डर डिक्शनरी एक स्पेशल डिक्शनरी होती है जिसमें इवन किस ऑर्डर में उसको आपने क्रिएट करा है वो भी उसमें रिटेन होता है. तो यहाँ वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस लाइन. यहाँ ध्यान से देखें, वी हैव मेड यूज ऑफ पाइवट. किस तरह से यूज करना है, डाटा फ्रेम का नाम, पाइवट मेथड. इंडेक्स में आप बताएंगे आप किस कॉलम को इंडेक्स बनाना चाहते हैं. और ध्यान देने वाली बात है कि जिसको भी आप इंडेक्स बना रहे हैं उसमें डुप्लीकेट एंट्री
ना हो, अगर आप डुप्लीकेट एंट्री हैं तो आप पाइवट ना यूज करके पाइवट टेबल मेथड यूज करेंगे। देन कॉलम्स बताएं, किन कॉलम्स के अगेंस्ट, और वैल्यूज में उस कॉलम का नाम बताएं जिसको डिस्प्ले करना है, एंड द रिजल्ट इज हियर। सो दिस इज हाउ। और आपने क्या करा, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, आपने जो ये पाइवट के थ्रू एक नया डाटा फ्रेम बना, इसको भी एक नए डाटा फ्रेम के अंदर आपने सेव कर लिया, पी नाम दिया है यहाँ पे हमने। और फिर जिस तरह से आप डेटा फ्रेम के अंदर कुछ भी शो कर सकते हैं, उसी तरह से आपने यहाँ करा। जैसे आप देख सकते हैं पी और पी डॉट इंडेक्स में आपने टीवी पास करा है, और फिर उसमें जो कॉलम है LG, आप देख सकते हैं उसमें कॉलम LG है, और फिर उसकी वैल्यूज पास करें, दैट इज डिस्प्ले। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हाउ टू मेक यूज ऑफ पाइवट। अब अगर पाइवट टेबल यूज करना है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, शायद ये यहाँ डिस्कस नहीं है। चलिए, ऐसे भी इस बार के सिलेबस में आपके पाइवट टेबल नहीं है, मैं आपको तब भी यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे डी डॉट पाइवट के बदले में पाइवट अंडरस्कोर टेबल आ जाएगा, और यहाँ एक और एट्रीब्यूट बढ़ जाता है जो कि ऑप्शनल होता है, जो एग्रीगेट करके होता है, जिसमें आप एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे वो स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप मीन करते हैं तो ऑटोमेटिकली मीन कैलकुलेट करके शो कर देता है। शॉर्टिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टिंग दो तरह से होती है, शॉर्ट वैल्यूज हम कर चुके हैं, और एक दूसरा होता है शॉर्ट बाय इंडेक्स, शॉर्ट इंडेक्स। सो शॉर्ट बाय वैल्यू भी आप यहाँ देख सकते हैं, बाय और कॉलम नेम एक से ज़्यादा है तो आप उसको लिस्ट फॉर्म में पास कर सकते हैं। किस एक्सेस के थ्रू असेंडिंग कराना है तो ट्रू, नहीं करा डिसेंडिंग कराना है तो फॉल्स, एंड ऑल दैट। इसी तरह से यू कैन स्क्रॉल, यू कैन हैव अ लुक एट नेक्स्ट वन। देखना, अच्छा इन्होंने बस हेडिंग देके यहाँ छोड़ रखा है, दे हैव नॉट डिस्कस्ड दैट। तो शॉर्टिंग वैल्यूज में जैसे यहाँ पे आप लेबल्स यूज कर रहे हैं, वहां पर आप लेबल्स के बदले में यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आप इंटीजर पोजीशनिंग या उनके इंडेक्स यूज करेंगे। सो विद दिस हमारा दूसरा टॉपिक पाइवट, जिसमें आप डेटा को रीअरेंज करते हैं, दैट्स कम टू एन एंड। अब अगला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो पाइवटिंग तक हो गया। नाउ अब प्रोजेक्ट वर्क रिगार्डिंग है ये, किस तरह से आप CSV फाइल्स से डेटा इंपोर्ट करके पांडा में, और पांडा से एक्सपोर्ट करके CSV फाइल क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट इज मेंट बाय CSV। If you talk about its full form, CSV stands for comma separated values। ये सबसे आसान तरीका होता है अगर आपको बहुत सारा चंक में डेटा रखना है, डेटा सेट रखना है, सो आप उस डेटा को CSV फॉर्मेट में रख सकते हैं। अब ये CSV फॉर्मेट होता क्या है, इसमें जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो एक रिकॉर्ड होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं, कॉलम की वैल्यूज, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड वन रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन वन लाइन, फिर दूसरा रिकॉर्ड नेक्स्ट लाइन में, एंड सो ऑन। तो दिस इज योर CSV। नाउ स्ट्रेट अवे मूविंग एंड चेकिंग किस तरह से हम CSV पे वर्क करते हैं। तो हमारा CSV ओके, ये रहा, ये रिव्यू फाइल। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। यहाँ ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है लोडिंग CSV फाइल टू आवर डाटा फ्रेम। तो आप ये मान के चलें कि ये हमारा रॉ डेटा है, जहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, टेस्ट, और इस तरह से आपने इसका एक डाटा फ्रेम बनाया है और उसको डिस्प्ले कर दिया है। अब हम देखेंगे किस तरह से इस डेटा को हम एक्सपोर्ट करके CSV फाइल बना सकते हैं। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन। इसके लिए सिंपल आपको एक मेथड याद रखना है, जिससे कि ये जो डेटा है इसको हम अपने CSV फाइल बना सकते हैं। तो प्लीज पे अटेंशन, ये DF इज द नेम ऑफ योर डाटा फ्रेम, और यहाँ आपको यूज करना है ये मेथड टू CSV। जी हाँ, तो what it will do, it will simply create a
CSV फाइल और ये example.csv, ये जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसी में ये आपकी CSV फाइल क्रिएट हो जाएंगी। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी इजी, आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया क्रिएशन यानी एक्सपोर्ट करना अपने डेटा को। अब बात करते हैं इंपोर्ट कैसे करें। अब सपोज इसी फाइल से हमें डेटा को इंपोर्ट करके एक नया डाटा फ्रेम बनाना है। तो दिस इज द वे, यू कैन सी हियर। यहाँ आप यूज करेंगे रीड CSV मेथड ऑफ योर। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो ये आपका रीड CSV है, ये है आप इसके साथ आप जो यूज कर रहे हैं ये पांडास पैकेज को यूज कर रहे हैं यहाँ, या मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपका जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है उसका एक मेथड होता है टू CSV, और जो कि रीड CSV है, इट इज अ मेथड ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल पांडास, जिसको हमने शॉर्ट एनालिसिस में यहाँ PD लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये इस CSV फाइल से डेटा टॉपिक वी विल लर्न हाउ कैन वी fetch data from MySQL. So let's do one thing. First we have opened MySQL और यहाँ सबसे पहले हम अपना database access करते हैं. For example, here I have got one database QW. Then you have to open some table. Suppose we are opening this table. These ये फील्ड्स हैं इसके अंदर, और देखते हैं क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है या ये ब्लैंक टेबल है। ओके सॉरी, डूइंग मिस्टेक। ओके, सो वी हैव गॉट वन रिकॉर्ड। अब देखते हैं किस तरह से यूजिंग pandas how can we retrieve these data and how can we update it using pandas or Python. So let's go to our interpreter. तो यहाँ अब इस प्रोग्राम को समझते हैं ज़रा। So you can see यहाँ हमने import pandas as usual, जैसे हम इस मॉड्यूल को import करते हैं, then we have used here MySQL connector. तो आपको पता है MySQL connector हो गया, MySQL client हो गया, PyMySQL, there are many connectors available, और हमने इसमें से चूज करा है MySQL connector क्योंकि लास्ट ईयर भी ये आपके सिलेबस में गिवन था। और यहाँ हमने SQL Alchemy करके एक मॉड्यूल इंस्टॉल करा है। पहले इनको यूज करने से पहले आपको इन्हें अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके इन दोनों को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने की कमांड्स आपको पता है, पिप इंस्टॉल mysql.connector और इसी तरह से पिप इंस्टॉल SQL Alchemy। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कनेक्शन इसमें कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्रिएट इंजन, यू कैन सी हियर क्रिएट इंजन, दिस इज अ मेथड जिसको हम यहाँ कॉल करते हैं और इससे हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आप यहाँ कमेंट में देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ हम जैसे MySQL से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो लिखते हैं, और प्लस यहाँ नीचे आप देख सकते हैं MySQL कनेक्टर, क्योंकि हम यहाँ MySQL कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो इसमें हम MySQL कनेक्टर लिखेंगे। अगर आप कोई और सा इंटरफेस यूज कर रहे हो, सम अदर कनेक्टर, तो आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे। देन हियर यू विल राइट द यूजर नेम, तो यहाँ हम रूट यूजर यूज कर रहे हैं। देन कोलन के बाद ये हो गया आपका पासवर्ड। इसके बाद में आपके होस्ट का नाम, क्योंकि हम लोग अपने सिस्टम पे ही रन कर रहे हैं, सो दैट इज लोकल होस्ट। और यहाँ ये है आपका पोर्ट नंबर। जनरली पोर्ट नंबर 3306 होता है, बट इन माय सिस्टम आई हैव चेंज्ड इट, और ये है लास्ट में हमारे डाटाबेस का नाम है, ये आप पहले वहां चेक कर चुके हैं। हमने क्या करा है, हमने क्वेरी के लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम PA3। एग्जीक्यूट करने के लिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आप डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसके लिए आपने रीड SQL, याद रखिए रीड अंडरस्कोर SQL, दिस इज द नेम
ऑफ द मेथड जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उसमें दो चीज़ें देते हैं, नंबर 1 क्वेरी एंड नंबर 2 नेम ऑफ दैट कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। फिर जब हम आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसे रन करने पे F5 ये आपका रन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में, क्योंकि इसी प्रोग्राम में हमने इसको अपडेट भी करा है और इससे पहले का भी हमने शो किया है। सो यू कैन सी हियर रीड एसक्यूएल से ये क्या करेगा, जो भी क्वेरी पास की गई है, क्वेरी पास करने पे जो भी उसका रिजल्टेंट टेबल होगा उसको ये उस टेबल को आपके इस डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में सेव कर लेगा। यहाँ हमने उसको प्रिंट करा है। फिर अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप यहाँ कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ इसे PA3 को चेंज करके PA2 करता हूँ। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था उसमें एक कॉलम का नाम था ई टाइप, तो इसलिए हमने इसको एक्सेस करने के लिए डाटाबेस ऑब्जेक्ट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और यहाँ ई टाइप और इसकी नई वैल्यू पास करिए। एंड नाउ कम टू दिस पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऊपर आपने किसी भी टेबल के कंटेंट से या किसी भी क्वेरी का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट होता है, उसकी हेल्प से आपने डाटा फ्रेम बनाया। अब यहाँ क्या करते हैं, इस स्टेप में जो भी आपका कंटेंट है इस डाटा फ्रेम का उसको आप इस PA3 जो नेम है, दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। तो हमने क्या करा है कि जो भी रिकॉर्ड इसके अंदर हैं यूजिंग toSQL कमांड इस टेबल के अंदर आप इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करा है और ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि इफ़ एग्जिस्ट के अंदर ये आपके 3 ऑप्शन आते हैं, फेल, रिप्लेस और अपेंड। फेल अगर ये एग्जिस्ट है तो ये इस ऑपरेशन को कैंसिल कर देगा। रिप्लेस का मतलब होता है उस टेबल को डिलीट करके एक दोबारा से वो टेबल बन जाए। और अपेंड का मतलब ये हो गया यहाँ कि वो उसी में ऐड कर देगा। डिफॉल्ट इसमें फेल होता है, यहाँ दे रखा, और इंडेक्स उसको देना है नहीं देना है उसमें हमने फॉल्स कर रखा है। देन लास्ट में हमने क्या करा है, इसको अपडेट करने के बाद इसको बस चेक करा है कि क्या इसका कंटेंट चेंज हुआ है या नहीं। तो रीड करने से आपका अपडेट होने के बाद का आ गया और फिर इसको हमने प्रिंट करके दिखा दिया। अब लास्ट टाइम आपको एक बार इसे रन करके दिखा देते हैं so that it would be clear to you. So you can see here in this output, first of all E-type was PA3 and now it has changed to PA2. So I hope आपको ये क्लियर हो गया है और इसी के साथ हमारा पाइथन पांडाज सेक्शन कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें उतना बेटर है एंड आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए बहुत यूज़फुल है। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। अपनी इन छुट्टियों को अच्छे से यूज़ करें। जय हिंद।